नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube पॉडकास्ट चैनल इकोस फ्रॉम द डार्क में। आज की कहानी हमें लिखी है अमित सिंह जी ने, रामपुर माजरा, बिहार से। कहानी पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। अगर ऐसी सच्ची घटनाएं सुनने में आप इंटरेस्टेड हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करना न भूलें। नमस्कार। आज हमारे पास बिहार के रामपुर माजरा से अमित सिंह की भेजी हुई कहानी है। और ये कोई सुनी सुनाई बात नहीं है, ये उनका पर्सनल एक्सपीरियंस है। अच्छा। एक ऐसी रात की कहानी जो मतलब विज्ञान, विश्वास और डर के बीच की जो लकीर है उसे पूरी तरह मिटा देती है। और इस तरह की घटनाएं हमें ये सोचने पर मजबूर करती हैं कि हम हकीकत को जितना समझते हैं, क्या वो वाकई उतनी ही है? बिल्कुल। ये कहानी तर्क और अनुभव की लड़ाई जैसी लगती है, जहाँ ये तय करना मुश्किल हो जाता है कि कौन जीत रहा है। हाँ, तो कहानी एक छोटे से गांव की है जहां एक बच्चे की अचानक मौत के बाद कुछ बहुत ही अजीब और डरावनी घटनाएं होती हैं। आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि उस रात अमित के छोटे भाई रवि के साथ असल में क्या हुआ था। क्या वो वाकई किसी आत्मा का साया था या फिर इंसानी दिमाग का कोई गहरा अनसुलझा साइकोलॉजिकल रिएक्शन? चलिए देखते हैं। चलिए इस पूरी घटना को परत दर परत समझते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है रामपुर माजरा से। अमित बताते हैं कि ये एक ऐसा गांव था जहां सूरज ढलने के बाद सन्नाटे की भी अपनी एक आवाज होती थी। मतलब एकदम शांत। हाँ, हर तरफ एक ठहराव, एक अजीब सी खामोशी। माहौल ही ऐसा था जहां छोटी सी भी अनहोनी बहुत बड़ी लगने लगती थी। और ये सेटिंग बहुत जरूरी है। छोटे शांत समुदायों में जहां हर कोई एक दूसरे को जानता है, कोई भी दुखद घटना सिर्फ एक परिवार का दुख नहीं रहती, वो पूरे गांव का साझा अनुभव बन जाती है। हाँ। और डर तो वहाँ हवा से भी तेज फैलता है। और ठीक ऐसा ही हुआ। कुछ ही दिन पहले मुन्ना नाम का एक बच्चा जो गर्मियों की छुट्टियों में अपने मामा के घर आया था, एक बीमारी से अचानक मर गया था। अच्छा। इस घटना के बाद पूरे गांव में एक अफवाह फैल गई कि मुन्ना की आत्मा भटक रही है, उसे मुक्ति नहीं मिली। अमित जो उस वक्त 12 साल के थे, वो इन बातों पर बिल्कुल यकीन नहीं करते थे। उन्हें ये सब बड़ों की बनाई हुई बकवास कहानियां लगती थी। हाँ, और होता क्या है ना कि जब किसी समाज में खासकर एक बच्चे की अचानक मौत होती है तो उसे स्वीकार करना बहुत मुश्किल होता है। सही बात है। ये घटना इतनी रैंडम और अनफेयर लगती है कि हमारा दिमाग उसे कोई मतलब देने की कोशिश करता है। और ये आत्मा की कहानी उसी मतलब को जन्म देती है। ये सिर्फ कलेक्टिव ग्रीफ नहीं है, ये उस सदमे को एक कहानी में बांधकर उसे काबू करने की कोशिश है। मतलब जब डर का कोई चेहरा या नाम होता है तो वो कम खतरनाक लगता है। बिल्कुल। और ये कहानी उस रात हकीकत बन गई, या कम से कम हकीकत जैसी लगने लगी। रात के करीब 10 बज रहे थे। अमित के छोटे भाई 10 साल के रवि को अचानक तेज बुखार चढ़ा और उल्टियां होने लगी। ओके। वो भागकर वॉशरूम गया और अमित भी चिंता में उसके पीछे पीछे गए। तो यहाँ से वो साइकोलॉजिकल टेंशन बनना शुरू होता है। एक बीमार बच्चा, रात का सन्नाटा। हाँ, और एक परेशान बड़ा भाई। माहौल पहले से ही तैयार है। जब रवि की हालत थोड़ी संभली तो अमित ने वॉशरूम साफ करने का सोचा, लेकिन एक छोटी सी दिक्कत थी। घर की झाड़ू आंगन में पिछले दरवाजे के बाहर रखी थी। ओके। ठीक उस विशाल पीपल के पेड़ के पास। और पीपल का पेड़ ये सिर्फ एक पेड़ नहीं है। भारतीय लोक कथाओं और मान्यताओं में पीपल के पेड़ की एक खास जगह है ना? हाँ बिल्कुल। इसे अक्सर आत्माओं का वास या दैवीय शक्तियों का केंद्र माना जाता है। तो कहानी में जैसे ही पीपल का पेड़ आता है, वो अपने साथ सदियों का कल्चरल बैगेज लेकर आता है। सही कहा। और अमित के घर का वो पेड़ तो वैसे भी बदनाम था। गांव वाले कहते थे कि रात में उस पर आत्माएं वास करती हैं। अच्छा। अमित बताते हैं कि किसी तांत्रिक ने तो उस पेड़ में मोटी मोटी कीलें तक ठोक रखी थी ताकि जो भी उसके अंदर है वो सील हो जाए, बाहर न निकल पाए। उनके घर वाले भी उन्हें अंधेरा होने के बाद उसके पास जाने से सख्ती से मना करते थे। तो देखिए, वो पेड़ पहले से ही एक हॉन्टेड ऑब्जेक्ट की तरह स्थापित था। उन बच्चों के दिमाग में ये बात बैठी हुई थी कि वो जगह खतरनाक है। हाँ, डर पहले से ही मौजूद था। बस उसे एक ट्रिगर की जरूरत थी। और उस रात रवि की बीमारी वो ट्रिगर बन गई। कोई और ऑप्शन था नहीं, तो अमित और रवि दोनों ने हिम्मत जुटाई और झाड़ू लेने के लिए आंगन में निकले। अमित बताते हैं कि बाहर निकलते ही उन्हें कुछ अजीब लगा। रात एकदम शांत थी, इतनी शांत कि झिंगुरों की आवाज भी बंद हो गई थी। एक अननेचुरल साइलेंस। डरावनी कहानियों में अक्सर ऐसा होता है ना,
प्रकृति का अचानक चुप हो जाना, ये एक संकेत होता है कि कुछ गड़बड़ होने वाली है। हाँ, और फिर उन्होंने वो देखा, हवा का एक झोंका तक नहीं था, पत्ता तक नहीं हिल रहा था, लेकिन वो विशाल पीपल का पेड़ धीरे धीरे हिल रहा था। अरे! बस हल्का हल्का लगातार झूल रहा था। ये देखकर दोनों बुरी तरह डर गए। उन्होंने जल्दी से झाड़ू उठाई और भागकर अंदर आ गए। अंदर आने के बाद जो हुआ वो और भी अजीब था। रवि ने एक शब्द भी नहीं कहा। वो चुपचाप अपने बिस्तर पर गया और सो गया, एकदम चुप। हाँ, और अमित को लगा कि कुछ बहुत गलत हो चुका है। यहाँ एक सवाल उठता है, क्या पेड़ सच में हिल रहा था या फिर डर और अंधेरे में उनके दिमाग ने उन्हें ऐसा दिखाया? हो सकता है। मनोविज्ञान में इसे ऑटोकाइनेटिक इफेक्ट से जोड़कर देख सकते हैं, जहां अंधेरे में एक स्थिर रोशनी भी हिलती हुई नजर आती है। हो सकता है अंधेरे में पत्तों का पैटर्न उनके दिमाग में हिलने का एक भ्रम पैदा कर रहा हो। ये एक मुमकिन एक्सप्लेनेशन है, लेकिन अंदर आने के बाद जो हुआ वो इस एक्सप्लेनेशन से कहीं आगे की बात थी। क्या हुआ? अगली सुबह जब हुई तो रवि का बुखार 104 डिग्री पहुंच चुका था। पर सिर्फ बुखार नहीं था, उसका पूरा व्यवहार बदल गया था। मतलब? अमित बताते हैं कि उसकी आंखें जंगली, डरी हुई और अनफोकस्ड लग रही थी, जैसे वो सामने देख तो रहा है पर किसी को पहचान नहीं रहा। ये एक तरह के ऑल्टर्ड स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस का वर्णन है। एक ऐसी दिमागी हालत जहां इंसान पूरी तरह होश में नहीं होता, जैसे तेज बुखार की बेहोशी में होता है, जहां हकीकत और कल्पना का फर्क मिट जाता है। लेकिन इसके बाद जो हुआ वो किसी भी बुखार के असर से कहीं ज्यादा था। रवि ने अचानक हंसना शुरू किया। हंसना? हाँ, लेकिन वो किसी बच्चे की हंसी नहीं थी। वो एक गहरी, खोखली और डरावनी हंसी थी जो पूरे कमरे में गूंज रही थी। और फिर अचानक वो बेतहाशा रोने लगा। ओह! उसका पूरा शरीर कांप रहा था। ये सब देखकर उनकी माँ घबरा गई और चिल्लाई, अमित जल्दी जा और पार्वती माई को बुला कर ला। और यहाँ कहानी में एक और महत्वपूर्ण किरदार की एंट्री होती है, पार्वती माई। हाँ, गांव में ऐसे लोग जिन्हें ओझा या गुनी कहते हैं, वो सिर्फ झाड़ फूक करने वाले नहीं होते। जहां मॉडर्न मेडिसिन या साइकोलॉजी की पहुंच नहीं होती, वहां ये लोग एक तरह से काउंसलर और कम्युनिटी हीलर की भूमिका निभाते हैं। सही कहा। उनका इलाज सिर्फ बच्चे पर नहीं बल्कि पूरे परिवार पर काम करता है। वो उस अनजाने डर को एक नाम देते हैं, उसे एक चेहरा देते हैं, और जब डर की पहचान हो जाती है तो उससे लड़ना आसान हो जाता है। अमित भागकर पार्वती माई को बुला लाए। वो एक दुबली पतली झुर्रियों वाले चेहरे की बुजुर्ग औरत थी, फीकी सी सफेद साड़ी पहने हुए, लेकिन उनकी आंखों में एक अजीब सी तेजी थी। वो आते ही रवि के पास बैठी, उसका कान मजबूती से पकड़ा और एक दमदार आवाज में पूछा, कौन हो तुम, कहां से आए हो? ये सवाल बहुत डायरेक्ट है। वो बीमारी का इलाज नहीं कर रही, वो एक बाहरी एंटिटी से बात कर रही हैं। यहीं से घटना का फ्रेमिंग पूरी तरह बदल जाता है। बिल्कुल। वो उसे एक मेडिकल प्रॉब्लम नहीं बल्कि एक स्पिरिचुअल प्रॉब्लम मानकर चल रही हैं। और उस सवाल के पूछते ही सब कुछ बदल गया। रवि का चेहरा दर्द से सिकुड़ गया और फिर उसने बोलना शुरू किया, एक बिल्कुल अलग आवाज में। अलग आवाज? हाँ, और एक अलग बोली में। डायलेक्ट ही अलग था। ये वो बोली थी जो उनके इलाके में कोई नहीं बोलता था। अरे! ये उसी इलाके की बोली थी जहां से मुन्ना, वो बच्चा जिसकी मौत हुई थी, आया था। और फिर रवि ने अपना हाथ उठाया और सीधा आंगन में उस पीपल के पेड़ की तरफ इशारा किया। ये कहानी का सबसे क्रूशियल टर्निंग पॉइंट है। यहाँ से दो रास्ते बिल्कुल साफ हो जाते हैं। अगर हम आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखें तो ये स्पिरिट पोजेशन का एक क्लासिक मामला लगता है। एक दूसरी आत्मा किसी के शरीर का इस्तेमाल करके बात कर रही है, अपनी पहचान, अपना ठिकाना बता रही है। लेकिन साइकोलॉजिकल दृष्टिकोण से इसे कैसे समझा जा सकता है? खासकर वो अलग बोली बोलना, ये तो सिर्फ डर या वहम नहीं हो सकता। ये सबसे मुश्किल सवाल है। मनोविज्ञान में इसे कन्वर्जन डिसऑर्डर या डिसोसिएटिव स्टेट से जोड़कर देखा जा सकता है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि जब कोई खासकर बच्चा बहुत ज्यादा डर या सदमे में होता है तो उसका दिमाग उस इमोशनल पेन को फिजिकल सिम्टम्स में बदल देता है, जैसे बुखार, बेहोशी या फिर किसी और की तरह बर्ताव करना। अच्छा। उसका दिमाग हकीकत से बचने के लिए एक किरदार गढ़ लेता है। अब रही बात बोली की, ये पेचीदा है। एक थियरी ये हो सकती है कि रवि ने अनजाने में सबकॉन्शियसली गांव में लोगों को मुन्ना के बारे में बात करते हुए सुना हो और वो जानकारी उसके दिमाग में कहीं दब गई हो।
और उस एक्सट्रीम स्ट्रेस की हालत में वो बाहर आ गई। इसे क्रिप्टोमनीशिया कहते हैं, यानी छुपी हुई यादें। लेकिन एक 10 साल का बच्चा इतनी सटीकता से एक बोली की नकल कर सकता है जो उसने सिर्फ कुछ बार सुनी हो? ये थोड़ा मुश्किल लगता है। बिल्कुल, ये साइकोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन की सबसे कमजोर कड़ी है। ये मुमकिन है पर इसकी प्रोबेबिलिटी कम है, और यही वो पॉइंट है जहां तर्क थोड़ा लड़खड़ाने लगता है और विश्वास की गुंजाइश बन जाती है। पार्वती माई ने अपनी पूछताछ जारी रखी। रवि उसी अजीब आवाज में कभी रोते हुए तो कभी गिड़गिड़ाते हुए जवाब देता रहा, और फिर अचानक उसने पानी मांगना शुरू कर दिया। पानी दो प्लीज। वो बुरी तरह गिड़गिड़ाने लगा। पानी मांगना भी कई लोक कथाओं में एक महत्वपूर्ण मोड़ होता है। अक्सर माना जाता है कि आत्मा को अगर उस घर का अन्न जल दे दिया जाए तो वो शरीर से और मजबूती से जुड़ जाती है। और पार्वती माई ने भी यही कहा। जैसे ही परिवार के लोग उसे पानी देने के लिए आगे बढ़े, वो जोर से चिल्लाई, नहीं, इसे पानी मत देना। अगर पानी दे दिया तो ये आत्मा हमेशा के लिए इसी के अंदर रह जाएगी। तो बहुत ही तनाव भरा पल होगा ये। हाँ, एक तरफ एक बच्चा पानी के लिए तड़प रहा था और दूसरी तरफ एक डर था कि कहीं कुछ अनहोनी ना हो जाए। पूरा परिवार तर्क और विश्वास के बीच फंस गया था। उनकी बेबसी समझी जा सकती है। वो अपने बच्चे की मदद करना चाहते हैं पर पार्वती माई के अनुभव पर भी सवाल नहीं उठा सकते। वो एक ऐसी स्थिति में थे जहां कोई भी फैसला गलत लग रहा था। उन्होंने पानी नहीं दिया। कुछ मिनट तक रवि तड़पता रहा और फिर अचानक उसका शरीर ढीला पड़ गया और वो बेहोश हो गया। ओह गॉड! माँ को लगा था इन्होंने अपने बच्चे को खो दिया। वो चीख पड़ी, लेकिन पार्वती माई शांत रही। उन्होंने एक लोटे से गंगा जल निकाला और रवि के चेहरे पर छिड़का। कुछ पलों के बाद धीरे धीरे रवि ने आंखें खोली और जैसे कोई जादू हुआ हो, उसकी आवाज नॉर्मल थी, उसकी बोली नॉर्मल थी। उसने अपनी माँ को देखा और धीमी आवाज में कहा, माँ। जब सब कुछ शांत हो गया तो परिवार ने रवि से पूछा, रवि तुम्हें कुछ याद है? कल रात क्या हुआ था? रवि ने धीरे से सिर हिलाया। उसकी आवाज कांप रही थी। उसने कहा, भैया, जब हम झाड़ू ला रहे थे, मैंने एक बच्चे को पीपल के पेड़ पर बैठे देखा था। क्या? ये एक चौंकाने वाली डिटेल है। अब यहाँ फिर दो बातें हैं। क्या ये एक असली याद है, या फिर उस पूरी ट्रॉमेटिक घटना के बाद उसके दिमाग ने खाली जगहों को भरने के लिए एक झूठी याद बना ली है, जो गांव में चल रही कहानी से मेल खाती हो? हाँ, बिल्कुल। रवि ने आगे बताया, वो बच्चा बस मुझे घूर रहा था, उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं। बाद में पार्वती माई ने सबको समझाया, वो उसी लड़के मुन्ना की आत्मा थी। वो खो गया था, भटक गया था, वो रवि के पीछे अंदर आ गया। अच्छा। और तभी अमित के परिवार को याद आया कि मुन्ना उनके गांव का नहीं था। उसकी बोली, उसका एक्सेंट सब अलग था, ठीक वैसा ही जैसी आवाज रवि के मुंह से निकल रही थी। तो कहानी के सारे टुकड़े यहाँ आकर उस स्पिरिचुअल एक्सप्लेनेशन को बहुत मजबूत बना देते हैं। बदली हुई आवाज, अलग बोली, पेड़ की तरफ इशारा, और अब रवि का खुद पेड़ पर किसी को देखने का दावा। हाँ, सबूत ज्यादा लगते हैं। हाँ, इस थ्योरी के पक्ष में सबूत ज्यादा नजर आते हैं। और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि उस दिन के बाद रवि के साथ ऐसा दोबारा कभी नहीं हुआ। कभी नहीं। कभी नहीं। कोई अजीब व्यवहार नहीं, कोई दौरा नहीं, कुछ भी नहीं। वो बस एक रात की घटना थी जो आई और चली गई। अमित आज भी कहते हैं कि वो नहीं जानते कि वो पोजीशन था, ट्रॉमा था, सजेशन था या कुछ और, लेकिन वो ये जरूर जानते हैं कि कुछ हुआ था, क्योंकि उन्होंने उसे अपनी आंखों से देखा और अपने कानों से सुना था। और यही इस कहानी को इतना पावरफुल बनाता है। ये हमें कोई एक जवाब नहीं देती, बल्कि हमें दो बिल्कुल अलग अलग लेकिन अपनी अपनी जगह पर तर्क संगत लगने वाली हकीकतों के बीच खड़ा कर देती है। एक विश्वास की हकीकत है जो कहती है कि एक भटकी हुई आत्मा ने एक बच्चे के शरीर पर कब्जा कर लिया था और पार्वती माई ने उसे मुक्त करवाया। और दूसरी तर्क की हकीकत? दूसरी तर्क की हकीकत है जो कहती है कि गहरे सदमे, गांवों के माहौल में फैले डर और तेज बुखार ने मिलकर एक बच्चे के दिमाग में एक टेम्पररी साइकोलॉजिकल ब्रेकडाउन पैदा कर दिया। और पार्वती माई का आना? उनका आना और उनका रिचुअल एक पावरफुल प्लेसिबो की तरह काम कर गया। उन्होंने रवि के दिमाग को यकीन दिलाया कि बुरी चीज चली गई है और उसके दिमाग ने उस यकीन को हकीकत बना दिया। तो जाते जाते सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। जब कोई अनुभव हमारी तर्क संगत समझ से पूरी तरह परे हो, एक ऐसा अनुभव जिसे हमने खुद महसूस किया हो,
तो क्या हम उसे सिर्फ वहम या दिमाग का खेल मानकर खारिज कर सकते हैं? या हमें ये मानना पड़ता है कि वास्तविकता की सीमाएं शायद उतनी स्पष्ट नहीं है जितना हम विज्ञान की किताबों में पढ़ते हैं। ये कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप भी हमारे साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं तो लिख भेजिए हमें अपनी कहानी। हमारा ईमेल आईडी है ecosfromthedark.official@gmail.com। आपकी कहानी का इंतजार रहेगा। फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आशीष, आशीष, तुमने गार्ड को मुझ पे नजर रखने के लिए बोला है।